तो हेलो हेलो वाले, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का लेबर लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है व्यवसाय संघ के पंजीकरण की प्रक्रिया की हमें विवेचना करनी है। जो व्यवसाय संघ है उसके पंजीकरण की प्रक्रिया की हमें विवेचना करनी है। कैसे करनी है, कैसे करेंगे, और देखते हैं। आइए, तो हम लोग के 7 सेमेस्टर के हिसाब से देखें तो व्यापार संघ अधिनियम 1926 यानी कि ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के अंतर्गत जो पंजीकरण की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, उसको समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? और जो परीक्षा में यह प्रश्न होता है वो अक्सर विस्तृत में पूछा जाता है। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन वह प्रक्रिया है जो एक साधारण मजदूरों के समूह को एक विधिक व्यक्ति या लीगल एंटिटी का दर्जा दिलाती है। यानी पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन वह प्रक्रिया होती है जो एक साधारण मजदूरों को क्या करती है, उनके समूह, जो मजदूरों का समूह है, उसको एक विधिक व्यक्ति या लीगल एंटिटी का दर्जा दिलाती है। और इसे चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप कानूनी धाराओं के साथ, उदाहरणों के साथ समझते हैं। ठीक है, पंजीकरण का महत्व देखते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या है। यद्यपि व्यापार संघ का जो पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, मतलब ये तो है कि जो व्यापार संघ है, जो ट्रेड यूनियन है, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन एक गैर पंजीकृत यूनियन को अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत मिलने वाली सिविल और आपराधिक उन्मुक्तियों यानी इम्यूनिटीज प्राप्त नहीं होती। लेकिन कोई अगर गैर पंजीकृत है, अनरजिस्टर्ड कोई यूनियन चल रही है, वो उसको अधिनियम धारा 17 और 18 जो है उसके तहत जो मिलने वाली उन्मुक्तियां हो गई, इम्यूनिटीज हो गई, और सिविल और जो आपराधिक उन्मुक्तियां होती हैं वो प्राप्त नहीं होती है अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो। ठीक है, इसलिए कानूनी सुरक्षा के लिए पंजीकरण जरूरी होता है। हर चीज की रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है कानूनी सुरक्षा के ही तहत। पंजीकरण की चरण दर चरण प्रक्रिया, स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन देखें तो अधिनियम की धारा 3 से 9 तक पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया दी गई है। अधिनियम की धारा 3 से 9 तक जो पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया दी गई है। ए देखें तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति धारा 3 के अंतर्गत समुचित सरकार, राज्य या केंद्र प्रत्येक राज्य के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है जो यूनियनों के पंजीकरण का कार्य देखता है। यानी रजिस्ट्रार की नियुक्ति देखें तो धारा 3 के अंतर्गत तो बोल रहा है कि जो समुचित सरकार है, यानी राज्य भी हो गई और केंद्र सरकार भी हो गई, वो प्रत्येक राज्य के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है जो यूनियनों के पंजीकरण का कार्य देखता है। ठीक है, पंजीकरण के लिए आवेदन धारा 4 के अंतर्गत दिया जाता है। न्यूनतम सदस्य देखें, कम से कम 7 या अधिक सदस्य मिलकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम सदस्य देखें, कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए? 7 या अधिक सदस्य मिलकर ही क्या कर सकते हैं? पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं तो बोलेंगे कि 10% या 100 का नियम, यानी 2001 का ये संशोधन है कि 10% या 100 का नियम। अब नियम यह है कि आवेदन करने वाली यूनियन के पास उस प्रतिष्ठान या एस्टेब्लिशमेंट में नियोजित कुल कामगारों के कम से कम 10% या 100 कामगार जो भी कम हो सदस्य के रूप में होने चाहिए, जो 2001 में संशोधन किया गया था। शर्त क्या रहती है कि आवेदन करने से लेकर पंजीकरण होने तक ये सदस्य बने रहने चाहिए। मतलब आवेदन करने से लेकर जब तक रजिस्ट्रेशन हो नहीं जाता तब तक वे जितने भी सदस्य आप लेके आए हैं, कामगार लेके आए हैं, वर्कमैन, वो सदस्य बने रहने चाहिए। आवेदन का विवरण देखते हैं, वो धारा 5 के अंतर्गत है। देखते हैं क्या कह रहा है कि आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को निम्नलिखित जानकारी देनी होती है। आवेदन के साथ जो रजिस्ट्रार को क्या देनी होती है? निम्नलिखित जानकारी देनी होती है। कौन कौन सी? कि आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय। आवेदन करने वाले जो सदस्य हैं उनके नाम, पते और व्यवसाय है वो हमें बताना होता है। व्यापार संघ का नाम और उसके प्रधान कार्यालय का पता। ठीक है, यानी व्यापार संघ का नाम बताना होता है ट्रेड यूनियन का, और उसके जो प्रधान कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है, उसका हमें पता देना होता है। पदाधिकारियों के विवरण बताने होते हैं, और यदि यूनियन 1 साल से अधिक पुरानी है तो उसकी संपत्तियों और देनदारियों का भी हमें विवरण देना होता है। धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। फिर व्यापार संघ के नियम, जो धारा 6 के अंतर्गत है, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि रजिस्ट्रार तब तक पंजीकरण नहीं करेगा जब तक यूनियन की नियमावली या रूल्स में निम्नलिखित बातें स्पष्ट ना हो। रजिस्ट्रार जो है वो तब तक पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा जब तक यूनियन की नियमावली जो एक होती है, रूल्स होते हैं, उसमें निम्नलिखित बातें स्पष्ट ना हो। पहले तो संघ का नाम और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। सामान्य निधि या जनरल फंड का रखरखाव होना चाहिए स्पष्ट। सदस्यों की सूची का निरीक्षण होना चाहिए, रिव्यू। और न्यूनतम सदस्यता शुल्क जो ग्रामीण मजदूरों के लिए 1 रुपए और संगठित के लिए 3 रुपए, अन्य के लिए 12 रुपए प्रति वर्ष होती है। और कार्यकारिणी समिति का गठन जरूर होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रार द्वारा जांच और सूचना मांगना दो धारा 7 के अंतर्गत दिया गया। रजिस्ट्रार द्वारा जांच करवाना और सूचना मांगना धारा 7 के अंतर्गत है। रजिस्ट्रार आवेदन की जांच करता है। यदि उसे लगता है कि जानकारी अधूरी है या नाम किसी दूसरी यूनियन से मिलता जुलता है
तो वह और जानकारी क्या कर सकता है, मांग सकता है। ठीक है। पंजीकरण और प्रमाण पत्र, पंजीकरण और प्रमाण पत्र देखते हैं वो क्या होता है। धारा 8 और 9 के अंतर्गत यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है, यदि जो रजिस्ट्रार है वो संतुष्ट हो जाता है कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, तो वह यूनियन का नाम रजिस्टर में दर्ज कर लेता है और धारा 9 के तहत एक पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी करता है। यह प्रमाण पत्र इस बात का निर्णायक सबूत है कि यूनियन पंजीकृत हो गई है। ठीक है। फिर देखते हैं पंजीकरण के लाभ, पंजीकरण के लाभ देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन धारा 13 के अंतर्गत है। एक बार पंजीकृत होने के बाद व्यापार संघ को निम्नलिखित अधिकार मिलते हैं। एक बार पंजीकृत होने के बाद व्यापार संघ को निम्नलिखित अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से निम्नलिखित अधिकार मिलते हैं? पहला हो गया निगमित निकाय यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट। यूनियन एक कानूनी व्यक्ति बन जाती है। ठीक है, जो यूनियन होती है वो एक कानूनी व्यक्ति बन जाती है। शाश्वत उत्तराधिकार यानी परपेचुअल सक्सेशन क्या होते हैं? सदस्य आते जाते रहेंगे लेकिन यूनियन का जो अस्तित्व होता है वो बना रहेगा। ये शाश्वत उत्तराधिकार में आता है। ठीक है, जैसे कोई एनजीओ बनता नहीं है जो एक तरीके से पूरा मटके से लिख के आता है। ठीक है। संपत्ति धारण करना, वह अपने नाम पर चल और अचल संपत्ति खरीद सकती है। और वाद लाना यानी कि राइट टू सू, वह अपने नाम से दूसरों पर मुकदमा कर सकती है और दूसरे भी उस पर क्या कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। ये पंजीकरण के लाभ हैं। ठीक। महत्वपूर्ण केस लॉज देख लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है कि रंगा स्वामी बना रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस 1962 का मैटर। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई समूह कामगार वर्कमैन की श्रेणी में नहीं आता, जैसे राजभवन के कर्मचारी, तो रजिस्ट्रार उनके संघ को पंजीकरण करने से मना कर सकता है। जाहिर सी बात है, वो कामगार में आते ही नहीं है। टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफिसर्स गिल्ड बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस 1994 मैटर देखे तो अदालत ने कहा कि यदि यूनियन की ने धारा 4, 5 और 6 की सभी शर्तें पूरी कर दी हैं तो रजिस्ट्रार पंजीकरण करने से मना नहीं कर सकता। पंजीकरण करना रजिस्ट्रार का कर्तव्य है, ना कि विवेकाधिकार, ना कि डिस्क्रिशन। मतलब उसके विवेक का अधिकार नहीं है, उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है रजिस्ट्रेशन करना। अगर जो यूनियन है धारा 4, 5 और 6 पूरे कर लिए, उसकी जितनी भी शर्तें थी। एसीसी बाबू पर वर्कर्स यूनियन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन 1996। तो कोर्ट ने कहा इस मैटर में कि यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि सदस्यों की संख्या 10% से कम हो गई है तो वह पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर सकता है। समझ में आ गया? ठीक भाई। अब रियल लाइफ एग्जांपल उदाहरण जरूर देखते चलो। मान लीजिए नोएडा की एक आईटी कंपनी टेक सॉल्यूशन में 1000 कर्मचारी हैं। वहां के 100 कर्मचारी यानी 10% नियम के अनुसार मिलकर एक यूनियन बनाना चाहते हैं। वे अपनी यूनियन का नाम रखते हैं टेक वर्कर्स प्रोग्रेसिव यूनियन। वे एक नियमावली रूल्स बनाते हैं जिसमें चंदा 10 रुपए महीना तय करते हैं। वे सभी 7 संस्थापक सदस्य आवेदन पत्र पर साइन करके लखनऊ स्थित लेबर रजिस्ट्रार को भेजते हैं। ठीक है। रजिस्ट्रार देखता है कि इस नाम की कोई और यूनियन नहीं है और सभी नियम कानून के अनुसार हैं। वह टेक वर्कर्स प्रोग्रेसिव यूनियन को एक पंजीकरण संख्या और सर्टिफिकेट जारी कर देता है। अब वह यूनियन कंपनी मैनेजमेंट के साथ कानूनी रूप से सामूहिक सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकती है, उसके करने का पात्र बन गई है। पंजीकरण का रद्द होना वो धारा 10 के अंतर्गत है, पूरे प्रक्रिया कैंसिलेशन। रजिस्ट्रार पंजीकरण रद्द भी कर सकता है यदि यूनियन ने आवेदन में धोखाधड़ी की है, यूनियन का अस्तित्व खत्म हो गया है, यूनियन ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है हो, और सदस्यों की संख्या आवश्यक न्यूनतम 10% से कम हो गई हो। और नोट करने वाली बात है कि रद्द करने से पहले रजिस्ट्रार को 2 महीने का नोटिस देना जरूर अनिवार्य होता है। वो अचानक से रद्द नहीं कर सकता, 2 महीने का नोटिस पहले वो देगा। और एंड में निष्कर्ष या कंक्लूजन निकलता है कि एक एलएलबी के छात्र के रूप में आपको निष्कर्ष लिखना चाहिए कि पंजीकरण एक व्यापार संघ को कानूनी ढाल और तलवार दोनों प्रदान करता है। यह न केवल मजदूरों को संगठित होने का गौरव देता है बल्कि उन्हें प्रबंधन के खिलाफ एक कानूनी इकाई के रूप में खड़ा करता है, लीगल एंटिटी के रूप में खड़ा करता है। बिना पंजीकरण के एक यूनियन केवल एक असंगठित भीड़ है, न कि एक लीगल एंटिटी। परिचयलिटी देखे तो उत्तर में धारा 4, धारा 13 निगमित निकाय यानी 10% का नियम को अंडरलाइन करके जरूर लिखें क्योंकि परीक्षक इन तकनीकी बिंदुओं को जरूर ढूंढते हैं। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डीप में इसको बता दिया। जो पंजीकृत करने की एक व्यापार संघ में जितनी भी होती है उसको कैसे करते हैं ट्रेड यूनियन को,
कैसे एक बनाते हैं, कैसे पंजीकृत करवाएँगे रजिस्ट्रार के सामने, वो सब मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, बहुत ज़्यादा ईज़ी वीडियो थी और नहीं समझ में आई तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड पे लगा के 1-2 बार वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसी वीडियोज़ आते रहेंगे आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।